तो साइंस का एक आपके सामने साइंस का 10th बिहार बोर्ड साइंस का पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब कि ऐसा 4-5 भागों में बांटा गया है। 150 क्वेश्चन का संग्रह है। उसमें आपको ये क्वेश्चन है लघुत्तरीय और द्वित्तरीय पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लीजिए तो एक VBA और लास्ट समय का है। ठीक है, जैसे कि आप लोग किताब पढ़ लिए, MBD पढ़ लिए, लेकिन लास्ट समय का उससे गेसिंग करके बनाया गया क्वेश्चन है। और सही से इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसको याद रखते हैं तो आपको साइंस में कहीं से क्वेश्चन छूटने नहीं जा रही है। इतना याद रखिएगा। इनसे आज याद किए, कल भूल गए और ऐसा हो गया तो खैर समझ गया। क्वेश्चन है 1 नंबर, किसी कुंडली में वायुमंडल धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट करें। देखिए ढंग अपना से बनाया हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, आपको क्वेश्चन वहाँ बदल भी सकता है, थोड़ा सा एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज मत बोल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकता है। तो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के विभिन्न स्वरूप बताए। हम यहाँ ढंग लिखा हुआ है, आंसर देखिए क्या है। या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग इस प्रकार है। ठीक है, ढंग हम लोग साधारण भाषा से आपको याद रहेगा। एकदम साधारण सा वर्ड का प्रयोग किया गया है कि आपको साइंस में कहीं से दिक्कत ना हो और उस शब्द का प्रयोग आप लोग भी जो गांव के भाषा में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग कर सके और याद हो सके, ऐसा भाषा में आपको इसको बताया गया है। ठीक है, सिर्फ आप समझिए और नोट करना हो स्क्रीनशॉट लेके चाहे अपना वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। और एक बार लिखते समय आपको देख लीजिएगा तो हमको डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार एक में चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति उत्पन्न करके, क्या करके, गति उत्पन्न करके, कुंडली के बीच अपेक्षित गति उत्पन्न करके, धारा चालक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति उत्पन्न करके, धारावाही चालक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति करके, कुंडली के समीप रखे गए चालक में धारा का मान बदल के, धारा का मान अपना भाषा में प्रयोग कर सकते हैं इसको। कुंडली में समीप रखे गए चालक में धारा का मान क्या करेंगे, बदल कर। ठीक है, उसको क्या बदल कर आप क्या कर सकते हैं, धारा को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। क्या है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। तो जब जीवित तार तो समझ रहे हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, करंट, जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाता है तो लघुपथन की घटना देखते हैं। कभी कभी आग लग जाता है ना, तो दोनों तार एक साथ के गलने के कारण वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसे लघुपथन बोलते हैं। यह तभी होता है जब या तो तार का विद्युतरोधी नष्ट हो गया है, यानी तार खराब हो गया है, विद्युतरोधी नष्ट हो गया है, और किसी विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़िया, तो किसी प्रकार का बोर्ड से रिलेटिव हो, चाहे कहीं तार से रिलेटिव हो, उपकरण में खराबी हो, गड़बड़ी हो, इसी के कारण आपको क्या हो गया, क्या होगा, विद्युत परिपथ में लघुपथन इसी के माध्यम से होता है। तो ये याद रखिएगा अपना भाषा में। कोई दिक्कत समझ में आ रही है, इसीलिए इसको बनाए हैं। पहले था, इससे पहले था 300 प्लस का नारा था, 350 का। ठीक है, लेकिन आइए अगर 2 महीना सही से पढ़ लेते हैं, साइंस और साइंस का पापा से नोट्स ऐसा ही है, बन गया है। उसके बाद बता दें आपको हिंदी का भी मिल जाएगा, हिंदी के तो पढ़ा दिए और हिंदी का एडजेक्टिव करा दिया जाएगा। तो आपको इस बार हम रखे हुए हैं 400 प्लस का, याद रखिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन के ध्यान से देखिए। आप ये सब क्वेश्चन से वाकिफ है, सब क्वेश्चन को जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भाषा अपना से बनाया गया है। जब 2 यौगिक अपने आयनों मुकुलो, उसको आप मुकुल भी बोल सकते हैं, मुकुलो, जब 2 हम मुल्को, जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली माने एक्सचेंज कर रहा है, करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम में ही है, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
यानी कि वैसा जब दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली करके, मतलब जब दो आयन है उसको आप एक्सचेंज कर दे रहा है, मतलब बदल ले रहा है, बदलने की क्रिया को करने पर एक नई यौगिक का निर्माण कर रहा है, उस यौगिक क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी। क्या है अब? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? देखिए इसमें भी कुछ साधारण भाषा का क्वेश्चन है ना, अपना से लिखित बनाया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको किताब में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंजिंग होगा, तो घबराइएगा नहीं, आंसर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं मिलाकर। ठीक है, आप एमईडी पढ़े हुए हैं, है ना, टारगेट से कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो मिला लीजिएगा। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया था। माने निम्नलिखित मापदंड अपनाया था। पहला है तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाकर। क्या? तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाकर, माने तत्व जो था उसका पूरा परमाणु क्रम जो होता है, परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते हुए क्रम को बारीकी से सजाकर। दूसरा क्या है? समान गुण धर्म वाले तत्व को एक समूह में रखने का प्रयास करता है। क्या करता है? समान जो गुण धर्म वाला, एक ही गुण वाला व्यक्ति होता है ना, उसी प्रकार एक ही गुण वाला तत्व को क्या किया? एक समूह में रखकर उसे रखने का प्रयास किया था। तीसरा है तत्व के हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के अणुसूत्रों को मूलभूत गुण धर्म मानकर तत्व का वर्गीकरण किया। क्या किया? पहले तत्वों के हाइड्रोजनों एवं ऑक्साइडों को, तत्व का जो हाइड्रोजन था और ऑक्साइड था उसके अणुसूत्र को पहले मूलभूत गुण धर्म को क्या किया? मानकर तत्वों को वर्गीकरण कर दिया। उसके बारे में पहले पता किया, सब हाइड्रोजन के और सोडियम के हाइड्रोजन और ऑक्साइडों के गुण अणुसूत्रों को पता किया और उसके परमाणु उसके मूल गुणधर्म पर क्या किया? मानकर तत्व को क्या कर दिया? वर्गीकरण बांट दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही ना? नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन से धातु है? आधुनिक आवर्त सारणी, इससे क्वेश्चन पढ़े, एमबीडी में क्वेश्चन है इससे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन से धातु है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम, ठीक है, बेरिलियम 2 धातु है और बोरॉन उपधातु है। क्या है? लिथियम और बेरिलियम क्या है? जिसको Li से लिथियम, B से बेरिलियम 2 धातु है और उपधातु कौन है? बोरॉन है। बोरॉन उपधातु है और शेष क्या है? शांत हाइड्रोजन क्या है? शेष जो बचा है वो शांत हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है और ये सब क्या है? अधातु है। उपधातु कौन है? बोरॉन। बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन क्या है? अधातु। पता चला? एक क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन मिल गया? आपको सिर्फ पूछा क्या? पहले 10 तत्वों में धातु कौन है? धातु तो 2 ही है, धातु 2 है और उसके बाद एक उपधातु भी है, अब बाकी जो बच गया 10 में वो क्या है? अधातु है। समझ में आ रही ना? चलो, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्यों परिवर्तन हो जाता है? क्वेश्चन है ना जी? क्वेश्चन समझ में आ रही है? क्वेश्चन एमबीडी से रिलेटिव है ना जी कि अलग है पूरा? देखिए क्वेश्चन वहां पर क्या है, आप कितनों गेस पढ़ के जाइएगा ना, खूब गेस, आपको पूरा गेस याद है, मान लीजिए पूरा एमबीडी पढ़ गए हुए हैं, लेकिन एमबीडी का क्वेश्चन और वहां जाइए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग रहता है। अब कोई बच्चा तेज है तो समझ के लिख लेगा, लेकिन आपको पता नहीं है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए हुए रहता है। घुमाए हुए क्या रहता है? वो साधारण भाषा में प्रयोग किए हुए रहता है। अब किताब में क्या है, लिखेगा कि जैसे कोई क्वेश्चन है तो
और क्वेश्चन पूछना है तो मान लीजिए कि तत्व का नाम पूछना था तो सीधा बता तत्व के नाम बताए, ठीक है। चाहे इसी को रहता ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है तो दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्यों परिवर्तन होता है, तो उस सिंपल से अपने भाषा में वो प्रयोग करता है एमबीडी। चाहे टारगेट हो गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको अपना भाषा में लिखा गया है। आप इस क्वेश्चन को इसका आंसर पढ़िएगा ना, 2-3 क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ आपका। देख लीजिए इसको, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? खट्टा अधिक हो जाता है ना। दूध से जैसे दही में परिवर्तन हो गया, क्या हुआ? खट्टा हो जाता है। तो खट्टा क्या अम्ल में पाया जाता है ना। 7 से नीचे खट्टा वस्तु के पीएच मान, 7 से ऊपर क्षारीय है, 7 रह गया तो पानी क्या है? उदासीन है ना जी। चलिए, इसलिए पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। एक पॉइंट से याद रखिए, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसमें अम्लीयता ज्यादा होता है, अम्लीयता रहता है। तो अम्लीयता का मान होता है 7 से कम, इसीलिए उसको पीएच मान उसको क्या होता है? 6 है। क्षारीय रहता 7 से ऊपर, उदासीन रहता 7, इसीलिए पानी को उदासीन कहते हैं। समझ में आ रही है? क्लियर? क्या वहां कुछ लोग बात कर रहे, क्या बात? इतना सुबह सुबह भोज की बात हो रहा है क्या? अच्छा, चाउमीन का बात हो रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए, ये एक परिभाषा आ गया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या आप लोग पढ़े हुए हैं? अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया हो गए, अभिक्रिया करने में कौन सा क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? हाँ। नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरीन गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? ये एमबीडी का भी क्वेश्चन है ना जी। तो सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरीन गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? ये क्वेश्चन है। आप तो समझिए इसको। सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरीन गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता। क्या नहीं होता है? हाइड्रोजन नहीं आयन होता है। हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है किसमें? सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरीन में। इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए वो खट्टा प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। इसीलिए लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता, वही खट्टा प्रदर्शित करता, यानी अम्लीयता होता तो डेफिनेटली है कि वो क्या होता? रंग परिवर्तन हो जाता है। किसके तरह? लड़कियों की तरह। 5 नंबर कंपाउंड। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण क्या है या कितने प्रकार का? गोलीय दर्पण क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण की परिवर्तन सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण के परिवर्तक सतह, जिस दर्पण के परिवर्तक सतह किसी खोखले समझ रहे हैं? खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? क्या है वास्तविक प्रतिबिंब? क्या है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है वास्तविक प्रतिबिंब? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश के किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु पर होना चाहिए, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या परिवर्तन और अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर सम्मिलित होती है। क्या होती है? एक ही बिंदु पर आकर सम्मिलित होती मिलती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु को, वह बिंदु
उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये 10 पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, इसका पार्ट 2 देख लीजिए। आगे है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, यही ना है क्वेश्चन, तो देखिए दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि और जूम कर दे? ये ठीक है, पूरा इसमें कैप्चर आ रहा है ना पूरा, कोई दिक्कत? चलिए, क्या है? बस इसको थोड़ा सा समझिए। साबुन और अपमार्जक से आप क्या समझते? क्या है क्वेश्चन? साबुन और अपमार्जक से क्या समझते? ये ना क्वेश्चन है जी। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, थोड़ा इस बात को समझिएगा। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्लों के, देखिए या वसा, जिसमें वसा पाया जाता है, साबुन में वसा होता है, वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण, उसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा रहता है, उसे क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अपमार्जक समझिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनियम है, अमोनियम एवं क्या? अमोनियम एवं सल्फोनेट, क्या? सल्फोनेट लवण को याद रखिए। इसमें अमोनियम और सल्फोनेट, अपमार्जक में अमोनियम और सल्फोनेट की मात्रा रहती है, उसे क्या कहेंगे? अच्छा, वसा, और इसमें क्या हो जाएगा? साबुन में इसमें लंबी या वसा कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहेंगे? साबुन। तो सोडियम पोटेशियम जिसमें पाया जाएगा उसको साबुन कहेंगे। अपमार्जक में अमोनियम और सल्फोनेट जिसमें पाया जाएगा क्या कहेंगे? अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा तो दो, ये पहले इसका फॉर्मूला लिखे, इसका फॉर्मूला साबुन का अपमार्जक लिख देंगे, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, गुण पूछेगा तो अलग बात है वो। द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? क्या है द्विखंडन और बहुखंडन में? सॉरी, क्या समझते हैं? समझिए, द्विखंडन क्या है? क्या है? इस विधि में एक कोशिकीय जीव होगा, या तो चलिए अति नहीं हो रहा है। इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण। द्विखंडन में क्या होता है? इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में, द्विखंडन मतलब 2 भागों में, द्विखंडन मतलब समझिए ना, 2 भागों में विभाजित, एक जीव 2 भागों में विभाजित करते हैं, उसे द्विखंडन। समझ आया? बहुखंडन मतलब समझ रहा है? अनेक मतलब इस विधि में एक कोशिकीय जीव क्या होता है? इस कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित करता है, यानी अनेक भागों में विभाजित करके प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। बहुखंडन करता है, एक पौधा बहुत पौधा का निर्माण कर रहा है, क्या हो गया? बहुखंडन हो गया ना। और द्विखंडन में एक जीव 2 जीव का निर्माण कर रहा है, उसे क्या किया? द्विखंडन का। समझ में आया? क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। उभयधर्मी, आप लोग पढ़े इस क्वेश्चन को? एमबीडी में है। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं।
ऐसा धातु ऑक्साइड, क्या ऐसा धातु ऑक्साइड जो क्या कर रहा है, जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होगा, लवण और जल बनता है। उदाहरण में क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड Zn, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए आनुवांशिक का आधार है कैसे, आनुवंशिकता का, सॉरी, डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे। डीएनए आनुवंशिकता का आधार है क्योंकि इसमें द्विगुणक की क्षमता होती है। क्या होती है, द्विगुणक की क्षमता होती है। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या, कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं में। डीएनए की अनुकृत मूल डीएनए अणु की तरह ही होती है। उसके अनुकृत मूल क्या होती है, डीएनए के तरह ही होती है। और डीएनए स्वयं एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, स्वयं एक आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए तंत्रिका तंत्र के कार्य बताए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब इसमें फेट है। मिक्सचर समझते हैं ना, मिक्सचर भुजिया वही है। सही से खा के चबा जाइए, चबा के खा जाइए इसको, पूरा इसमें पूरा चीज है, मटेरियल पूरा है। हमको लगता है एग्जाम तक चलते रहे कंटिन्यू। कहा सर कितना दिन बचा हुआ है एग्जाम के, एग्जाम का कितना दिन बचा हुआ है, 1 महीना, एक महीना 20 दिन होगा शायद। अरे यही ना होगा, उसमें 1 महीना 20 दिन में 5 दिन हॉलीडे छोड़े में छुट्टी उट्टी बच गया। आप हाँ 5 दिन चाउमीन की दुकान पर आते समय खाते समय लेट उठ हो गया तो वहाँ हो गया दिक्कत, बच गया 1 महीना। 1 महीना इसको तैयारी कर लेना है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य बताना है। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है, सॉरी, तंत्रिका तंत्र के कार्य बताए। तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है। एक में है, यह शरीर की सभी क्रियाओं को, हमारे शरीर के जो भी क्रिया होती है नियंत्रित कौन करता है, हाँ, शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर के सभी ऊतकों और अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण के पर भी नियंत्रित करता है, माने शरीर के जो आंतरिक जो पार्ट्स है उस पर भी नियंत्रित करता है। कौन कौन भोजन कौन पचाएगा, कौन कार्य कौन सा करेगा, सब पर क्या करेगा, हाँ, वातावरण को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा भी करता है, और प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा शरीर का रक्षा भी करता है। और संवेदी अंग द्वारा बाहरी वातावरण में होने वाली क्रियाओं के, संवेदी जो हमारा अंग है उसको बाहरी वातावरण से होने वाली क्रियाओं को भी रोकता, नियंत्रित करता है, ठीक है। ये आपका अपना भाषा में बनाया हुआ तंत्रिका तंत्र के कार्य है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे, ये तो जानते हैं आप लोग, पढ़े में। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है सर, हाँ, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। और घेघा रोग किसके कारण होता है, हाँ, यही ना जी, चलिए ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा, थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उचित मात्रा में शरीर में स्रावित नहीं होता है, जिससे थायराइड क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि आकार काफी, थायराइड ग्रंथि का आकार होता है जब ये हार्मोन स्रावित नहीं तो बढ़ने लगता है। जैसे बढ़ता है जिसके फलस्वरूप गले में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। यहाँ पर गले में सूजन हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। शरीर के इस अवस्था को घेघा रोग के नाम से भी, और यहाँ पर जो निकल जाता है, फूल जाता है, उसको हम लोग किसी का नाम से प्रयोग करते हैं, घेघा रोग के प्रयोग करते हैं। समझ आया, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, और कौन सा ग्रंथि बढ़ जाती है, थायराइड। समझ में आ रहा है। चलो और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय
ये भी क्वेश्चन शायद है एमबीडी में पढ़े हुए हैं, रिवाइज हो जा रहा है आप लोग का। और इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं है उसको रिपीट कर लीजिएगा। स्टॉप करो।